अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स भी हैं और जो मैनेजमेंट का हिस्सा भी हैं, अब्दुल वहाब खोकर और अहमद सिद्दीकी। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। आज हम बात करेंगे वीक टू की गेम्स का, कि वीक टू की गेम्स में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही थी और अब कौन कौन सी टीम अब कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी और मैचेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए हैं और जितनी भी प्रिडिक्शंस थी वो देखते हैं लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले अब्दुल वालेकुम वहाब खोकर सलाम। साहब। वालेकुम सलाम विजय भाई। विजय भाई, मुझे तो लगता है कि ये यूं हुआ है। असल में देखें, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीक टू की गेम्स जो हैं वो पूरी आईसीसी टूर्नामेंट की काया ही पलट देंगे। अब जैसे हमने वीक वन में पॉडकास्ट में बात की अहमद भाई के एजे लॉयंस हमें सबसे फेवरेट नज़र आ रही थी और एजे लॉयंस अपने आगे के तीन मैचेस जीती हुई थी और अगले वो तीन के तीन पहले हारी। और उन 3 के 3 मैचेस में जो उनका पहला मैच था उसमें उन्होंने 100 प्लस स्कोर 100 किया पर था। स्कोर किया। उसके बाद देखिए वलेंशिया में वो 3 मैचेस हारी। उसके बाद फिर वो वापडा टाउन में पहला मैच हारी। उसमें मुझे लगता है कि वो जवाद भाई को उन्होंने मिस किया होगा, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल से अगर उस मैच में भी जवाद भाई होते तो वो एक सिनेरियो चेंज हो सकता सिनेरियो था चेंज उसमें। हो सकता था, क्योंकि एक ऑब्वियसली बड़े प्लेयर का एक इम्पैक्ट अलग ही होता है। और एजे लॉयंस तो बिल्कुल ही उस आउट हो गई उसके बाद से। फिर उसके बाद एक और जो प्रेडिक्शन थी, हर बंदे ने सिटी प्लास्टिक, उसके बारे में क्या कहेंगे सिद्दीकी भाई? यार, सिटी प्लास्टिक्स का बाहर होना या एजे लाइंस का इतना नीचे रहना ये शॉकिंग है मेरे लिए। लेकिन जिस तरीके से फाइट बैक किया है फैल्कन्स ने, वो बहुत ज़्यादा उनको दाद देनी पड़ेगी कि वो उनकी आप टीम अगर देख लें तो उनमें को बहुत बड़े नाम नहीं है। वो सारे इमर्जिंग लड़के हैं, जिस तरह वो ताहा है, रबानी है, इस तरह के जो लड़के हैं उन्होंने नीचे से आके कमर शुरू में परफॉर्म नहीं कर रहा था, पहले 2 मैचेस में कमर से परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह लड़कों ने आगे फाइट बैक किया और सेमीफाइनल्स में अपनी ऑलमोस्ट जगह बना चुके हैं वो, तो वो बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए एक अच्छा साइन था इस टूर्नामेंट के लिए। और सेकेंडली अगर बात करें एजे लाइंस की, तो एजे लाइंस के जो वेलेंशिया वाले मैचेस थे, मेरी पहले भी जब सबसे बात हो रही थी तो मुझे था कि वो वेलेंशिया में मैचेस हारेंगे, 3 हारेंगे ये नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि 1 से 2 मैचेस वो हारेंगे, क्योंकि अगर उनका हम ओपनिंग स्टैंड देखें ना, जिस तरह अब्दुल्ला भाई हैं या जवाद भाई जवाब हैं, भाई। वेलेंशिया में स्कोर एक तो लो स्कोरिंग होता है और दूसरा वहाँ पर जो आपको स्कोर करना होता है वो आपको सिंगल स्नैच करनी होती हैं। लेकिन सिद्दीकी भाई, मैं आपकी बात काटूंगा। लो स्कोरिंग की आपने बात की, लेकिन पहले मैच ही हाई स्कोरिंग हो गया उनका। वो भी एक बड़ी शॉकिंग बात थी कि उधर पहला मैच ही रहा जुलस ने उनको 70 उस इंडोर में, मेरे ख्याल से वेलेंशिया में करना एक बहुत बड़ी बात है। 70 स्कोर कुकर उनको हुआ है, लेकिन आप उसमें देखें कि थ्रू आउट उनकी बॉलिंग गंदी नहीं रही। वो ऐसे एक ही ओवर में आके वो वलीद भट्ट ने जो एक है वो ओवर मैच मैच बिल्कुल चेंज, चेंज पूरा कर चेंज दिया। कर दिया था। लेकिन उसके बाद आप उनका दूसरा मैच देखें ना, जिसमें वो सुपर ओवर जो फैल्कन्स के साथ वो खेले हैं, उसमें उनके प्रीमियम बॉलर को एक ओवर में 13-14 स्कोर ऐसे ही। होना, वो समझ में नहीं और आती वो चीज़। आपने जो बात की फैल्कन फाइटर्स की, जो बात की इन्होंने कि वो जिस तरह से ऊपर आई है, यार मेरे ख्याल से मुझे जो वहाँ पे कमर नहीं चल रहा उनका, लेकिन अब उनका मेन वो डिपेंड करते हैं कमर के ऊपर। जिस दिन कमर चलता है उस दिन वो मैच एक साइड पे लगाने के। बैकबोन है वो उनकी टीम लेकिन की। आप ये देखें यार, मैंने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे बॉलर्स की बात हुई है, लेकिन एक ऐसा बॉलर जिसके बारे में अभी तक बात नहीं, वो रब्बानी है। बिल्कुल। यार उसने क्या थ्रू आउट द टूर्नामेंट क्या ओवर कर दिए। मतलब मेरा नहीं ख्याल उसको कोई बाउंड्री आई भी है तो वो उसको बहुत ही कोई शुरू के एक्स्ट्रा पहले ऑर्डिनरी 2 शॉट गई। मैचेस में उसको उसने रन्स कंसीड किए हैं, ऐसी है। लेकिन उसका जो कमबैक था ओवरऑल, आप फैल्कन और फाइटर्स आपको, की अगर बात आप करें। दोनों को क्या लगता है कि सिटी प्लास्टिक कहाँ पे लैग की है? यार, सिटी प्लास्टिक्स जहां मुझे लगता है ना कि लैग किया है, वो ये है कि वो जब स्टार्टिंग में थ्रू आउट अपने मैचेस खेल रहे थे ना, उनका जो बॉन्ड था ना, बाहर हर बंदा ये बात कर रहा था कि यार सिटी प्लास्टिक्स का जो बॉन्ड है, जिस तरीके से खोखर ने और अनस ने मिलकर टीम को जेल इन किया हुआ है, वो उनका जीतने का बहुत बड़ा सबब था इनिशियली। लेकिन बाद में जब चेंजेस हुई ना, जब वो लेफ्टी बैट्समैन आए, फिर उन्होंने आके आपका, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका वो जो आपस की जो मामला थे वो थोड़े से ख़राब हुए। जिस तरह 2 ओवरों में डीएचए वाले इंडोर में 14 स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आप वहाँ पर अगर रन आउट होके अपना मैच गँवा रहे हैं, जितने मर्ज़ी अच्छे बॉलर्स बॉल कर रहे हों, लेकिन एक छिक्के से जो है वो मैच चेंज हो सकता था वहाँ पर। लेकिन आप ये भी देखें कि उस मैच में अगर आप ये देखें, मैं तो ऑब्वियसली उस मैच की मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट, एक तो मैं राना अजीम को भी क्रेडिट दूंगा इस बात पे कि यार उसने एंड पे आके स्कोर भी कर दिया।
हालांकि हमने उनको सिटी प्लास्टिक ने बड़ा अच्छा रोक लिया हुआ था, 3 ओवर में बड़ा अच्छा स्कोर था एंड पे रिजवान काका को तीन मेरे ख्याल से 3 से 4 छक्के हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और दूसरा अजीम ने वो जो 4 पे ओवर कर दिया। हालांकि मैं उधर यही बात हो रही थी कि यार इधर अगर 6 सिंगल्स भी आते हैं ना तो आखिरी ओवर में 8 डिफेंड करना एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। ऑब्वियसली जब आपका एक पिछला ओवर इतना अच्छा निकल गया तो लास्ट ओवर में वैसे ही बॉलर के अंदर बड़ी जान आ जाती है। अजीम का क्रेडिट तो बनता ही बनता है, जाहिर सी बात है उसने 4 स्कोर पे ओवर किया, लेकिन एक नॉन रेगुलर बॉलर वलीद भट्ट, जिसको मुझे लग रहा है कि राहत जूलर्स को पिछले मैचेस पर एतमाद नहीं था। वेलेंशिया में वलीद भट्ट ने वैसे बॉलिंग नहीं की जिस तरह, मतलब कि स्टार्टिंग में उसके ऊपर वो डिपेंड हो रहे थे या उसको अपना एज अ मेन बॉलर खिला रहे थे वो, लेकिन उसका वहाँ पर आना और 10 को डिफेंड करना और उस बैट्समैन को डिफेंड करना जो आखिरी ओवर में 5 छक्के मार के खड़ा हुआ है वहाँ पर। ऐसे ही है। और सिटी भाई कुछ ऐड प्लास्टिक करना का चाहें? जो बॉन्ड वाला सीन है वो तो बिल्कुल ही लास्ट 1-2 मैचेस पहले खराब हुआ है। सिटी प्लास्टिक के बारे में बात की जाती थी कि इनके पास प्रॉपर टीम है, इनके ऊपर से 4 बैट्समैन हैं और इनके पास 4 बॉलर भी हैं, और जो 1-2 ऑलराउंडर्स हैं प्लेइंग 9 के अंदर, वो इनका ऐसा कॉम्पैक्ट प्लेयर है जैसे वाजिद मिर्जा हो गया, वो बैटिंग भी करता है, वो बॉलिंग भी करता है सेम इंटेंसिटी के साथ। तो इनके पास सभी लोग कह रहे थे कि यार बिल्कुल बैलेंस साइड जो नज़र आई है ना वो सिटी प्लास्टिक आई है। जिस तरीके से आपने बात की कि आज के 2 ओवर में 14 रन ना होना, ये एक अलार्मिंग सिस्टम था हमारे लिए कि यार ये एकदम चेंज हो गया है। लेकिन जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे उस तरीके से एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाए ये लोग। एक्सपेक्टेशन से भी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी नहीं उतर पाए। और आप सिर्फ सिटी प्लास्टिक्स को अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, आप बाकी अगर टीम्स भी देखें जिसमें एजे लाइंस है। फिर मैं हाँ एजे लॉयंस की भी हमने बात की, मैं एक और टीम के बारे में बात करना चाहूँगा, फुटसल रेंज। फुटसॉल रेंज, उन्होंने पैनोरामा। जिस तरह सिटी प्लास्टिक को मैच हराया उधर से उनके बहुत पॉजिटिव चांस लोगों में एक डल गए थे कि यार ये भी टॉप 4 में आने के उनके बहुत अच्छे चांसेस बन गए थे। लेकिन एकदम ही अगले मैच में उनसे बैटिंग ही नहीं हुई। आप देखें उनको फैल्कन ने स्कोर ही नहीं करने दिया। मैं हैरान था कि उन्होंने हमारा जो सिटी प्लास्टिक के अगेंस्ट मैच था वो 3 ओवरों में उन्होंने 60 चेज किया, 3.5 उसकी ओवर में, और अगले मैच में वो उनसे 60 चेज ही नहीं हो रहा। फुटसॉल रेंज का जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा ना, वो ये लगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। अब जिस तरह आप लोग थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेले हैं, राहत ज्वेलर्स खेली है, एचटीसी खेल रही है, फैल्कन्स खेल रहे हैं, आप उनको देखेंगे कि उनका एक बैटिंग ऑर्डर सेट है। फुटसॉल रेंज का आपको किसी भी मैच में बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं लगा। कभी एमडी ओपन कर रहा है, कभी अबेयस कर रहा है, कभी जेडी कर रहा है। तो वो एक किसी भी प्लेयर के ऊपर टोटल डिपेंडेंट होकर नहीं खेल रहे थे। अब आप देखें ना कि फैल्कन्स पहले 2 मैचेस वो ऊपर से उनसे स्कोर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने स्टिल कमर के ऊपर बिलीव रखा और कमर को जो चांसेस, वो नो डाउट ही इज़ अ यंग टैलेंट। तो आपको ऐसे प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर वो भी अपना कॉन्फिडेंस अपने 2-3 प्लेयर्स के 2-3 मैचेस अगर आपके ऊपर से बुरे भी गुजर जाएं, लेकिन आप आगे नीचे 5-6 मैचेस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं जिस तरह फैल्कन्स ने किया, फाइट बैक किया अपने प्लेयर्स के ऊपर, उनको कॉन्फिडेंस दे के उन पर एतमाद रख के, तो मेरे ख्याल से फुटसॉल रेंज के जो वो चांसेस हैं वो मज़ीद हो सकते थे। और सेकेंडली फुटसॉल रेंज की टीम में एक बॉलर है अली स्पिनर, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था, लेकिन उसको उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, उसको उस तरीके से यूज़ नहीं किया गया उसको। मेरे नज़दीक वेलेंशिया में वो मेन स्ट्राइक बॉलर भी बन सकता बिल्कुल था। हो सकता है। और उसके अलावा अगर फुटसल में भी देखें, वो इस तरह का उनका बॉलर था कि जो किसी भी बड़े बैट्समैन को एनी टाइम रोक भी सकता उसने है। 6 स्कोर फंसा लिया था। हाँ, 6 स्कोर भी फँसा लिया था। लेकिन वही बात है कि उनकी टीम में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से वो लास्ट मैचेस में भी नहीं प्रॉपर उस तरीके से कमबैक कर सके। हालाँकि जो उनकी टीम थी उनमें भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि इनके पास बॉलर शॉट है या बैट्समैन शॉट बिल्कुल है। ऐसे ही। विंडो से भी उन्होंने हसन नवाज़ ऑल-राउंडर को भी उठा लिया था। तो हम लोग भी ये देख रहे थे कि अगले 5 मैचेस में वीक 2 में ये लेकिन चेंज करेंगे। फुटसॉल रेंज का विंडो में उठाना जो है वो मुझे खासा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम तक उनकी अपना मुराल और अपना जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत नीचे गिर चुका था। वो हसन नवाज आके वो वाला इम्पैक्ट नहीं डाल सकता था। हाँ, आपकी बात अगर आप बिल्कुल बात करें कि पैनोरामा ने विंडो से अमार उठाया, वो चीज़ समझ में आती है कि अमार एक वेरी गुड प्लेयर है, वेरी गुड ऑलराउंडर है। ख़्वाह वो उस तरीके से अपनी वो जगह को यूटिलाइज़ नहीं कर सका, लेकिन हसन नवाज का 4-5 मैचेस बाद आना, वो काफ़ी मोराल डाउन हो लेकिन चुका मैं था आपको एक उनका। बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि फुटसॉल रेंज जो मेरे नज़दीक ना कि वो शायद कॉम्बिनेशन बनाने में ना लैक की हैं सबसे ज़्यादा मेन। कि देखें आपको या तो आप वही बैटिंग ऑर्डर चलाएं, या अगर आपको वो बैटिंग ऑर्डर नहीं समझ आ रहा तो आप अगले में चेंज करें। लेकिन आपने हर मैच में ही चेंज किया है। इवन कि आपने फुटसॉल सिटी प्लास्टिक वाले मैच में आपने ओपन करवाया जेडी से और
एबीएस से, अगले मैच में फैल्कन के साथ एमडी खुद आ गया उसके साथ एबीएस के साथ। तो ये इतनी चेंजेस नहीं, मुझे नहीं समझ आती। अब जैसे राहत जूलर्स को देख लें, बाकी टीम्स को देख लें, उन्होंने अपना वो ही लाइनअप रखा है। हाँ, सिटी प्लास्टिक ने एंड पे हाशिम के साथ एक चेंज किया है, क्योंकि फाइक उस दिन वो उसको बीमार बहुत था, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा कहा कि यार इसको हम वन डाउन कर लेते हैं। और फिर इसके बाद अगर सिद्दीकी भाई मैं आपके तो एबीसी के ऊपर लेना चाहूँ अभी, उस एबीसी के बारे में क्या बात करेंगे? यार एबीसी का मेरा ख्याल से जहाँ वो लैग करते थे ना, वो लैग किए हैं कि उन्होंने अपनी कोर जो है ना वो स्ट्रांग नहीं की। जिस तरह यही बात आप मेरी विजय भाई के साथ पहले भी हुई थी, पिछले जिस पॉडकास्ट में भी। तरह कोई भी टीम है ना उसके अंदर मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 से 2 ऑलराउंडर इनफ होते हैं। अब राहत ज्वेलर्स की बात करें, उसमें अजीम है, वलीद भट्ट है, आपकी टीम में अनस था, और बाकी टीम्स में आप देखेंगे। लेकिन एबीसी जो है उसने टोटल डिपेंड जो अपनी जो उन्होंने पिक्स की हैं, उसमें वो टोटल डिपेंड ही उन्होंने ऑलराउंडर्स के ऊपर किया है और वो अपनी। और सेकेंडली उनके साथ मिसहैप हो गया, उनके जो 2 मेन बॉलर्स थे वो इंजर्ड हो लेकिन गए। सिद्दीकी भाई मैं आपको एक बात बताऊं, वो दो मेन बॉलर्स भी इतना मेरा नहीं हाँ, ख्याल इतने इम्पैक्ट डालते इम्पैक्टफुल नहीं थे। नहीं थे, इतने इम्पैक्टफुल वाले बॉलर्स नहीं थे। मुझे शुरू दिन से ये बात हो रही है और हर बंदा ये बात कर रहा है कि यार एबीसी स्पोर्ट्स ने जो उर्वा भट्ट उनके वो थे, उन्होंने पता नहीं ये, क्योंकि मैं उनके व्लॉग भी देखता हूँ तो उसमें कमेंट्स यही थे फेवरेटिज्म पे टीम है, और ये फील भी हुआ है कि फेवरेटिज्म पे टीम है। क्योंकि आप देखें ना, उनके मेन प्लेयर्स उन्होंने अपने कोर टीम को लड़के ही नहीं उठाए। अब दाऊद शाह ने इतना अच्छा पैनोरामा की तरफ से बैटिंग की है, बॉलिंग की है। फिर अमाद भट्ट है उनका एक बड़ा अच्छा वो बैट्समैन है। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों। और कुकर, ये उर्वा जो मुझे चीज़ें ना एक होती और हैं ना, ये जो फेवरेटिज्म वाली बातें होती हैं, ये फेवरेटिज्म वाली बातें तब होती हैं जब आपकी टीम परफॉर्म ना कर सके। अगर आप यही फेवरेटिज्म की बात करें तो हमने ये बहुत ज़्यादा इब्राहिम की तरफ से भी हमें सुनने को मिला कि हम्म। उसने अवैस भट्ट को नहीं लिया, उसने जेडी को नहीं लिया, जो लेकिन कि आप उसकी ये टीम देखें के ना, मेन प्लेयर्स हैं। आप लेकिन ये देखें, अब अगर मैं एजे लॉरेंस की बात करूँ ना, उधर दो लोग थे, जवाद एंड इब्राहिम, ठीक है ना। उन्होंने उन्होंने वो कॉम्बिनेशन बनाया जो उनको समझ आई कि हम ना इस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। अवैस भट्ट को ना उठाने का उनका मेन रीज़न यही था कि उनके पास ऑलरेडी वो चाह रहे थे कि हम पहले अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पूरी करें, बैटिंग स्ट्रेंथ पे हमारे पास जवाद ऑटोमेटिकली उनकी वो पिक थे, और वो उन्होंने कहा अगर हमें चांस मिला सेकंड पिक में अब्दुल्ला भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर अवैस भट्ट ना पिक हुआ हम उसे उठा लेंगे। अब एबीसी स्पोर्ट्स की अगर मुझे जहाँ तक नज़र आई ये चीज़, अब सिंगल ओनर था, सिंगल ओनर था, सिंगल हाँ, लेकिन मुझे एबीसी की ये नहीं समझ आई कि देखें यार, अब एक तो टू बी ऑनेस्ट मैं इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा, किसी को बुरा लगे तो नहीं, मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी को फेवर पे बात नहीं करूँगा, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बहुत कमी दिखी है। आखिरी 2 मैचेस आपको पता लग गया आप हार गए, ठीक है, बट एज अ स्पोर्ट्समैन आपको उन मैचेस में आना चाहिए था, ठीक है। आपकी वजह से टीम डिपेंड कर रही हाँ, आप देखें ना, अब आपके वॉक ओवर की वजह से, अब डिस्ट्रॉयर्स को वॉक ओवर मिल गया एबीसी की वजह से। अगर डिस्ट्रॉयर्स वो मैच खेलता तो मे बी वो इस टाइम पे नंबर 1 पोजीशन पे होते। आप देखें ना, ये चीज़ें बाकी टीम्स के साथ होती हैं। अब जैसे अब आप देख लें, अब ये मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों नहीं आए, और ये चीज़ होनी आप नहीं चाहिए। इसको कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उन्होंने सही तरीके से मुजाहरा नहीं किया, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो अपकमिंग जो नेक्स्ट सीज़न है उसमें मैनेजमेंट उस और चीज़ का एक्शन भी सिद्दीकी लेगी। भाई मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने देखा है, शायद आपने भी ये नोट किया हो, जितने भी एबीसी के मैचेस मैंने देखे हैं, कि लैक ऑफ कैप्टेंसी देखने को मुझे मिली है। लैक ऑफ कैप्टेंसी कैसे देखने को वो तो मिली है? आपको थ्रू आउट द पिकिंग आपको हाँ, वो नहीं, नज़र आई है उसके ना। बाद मैं बताता हूँ ड्यूरिंग द मैचेस क्यों मुझे लैक ऑफ कैप्टेंसी दिखी है। शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, शायद करें, कि मुझे जो मेरा पर्सनल मैंने उनको देखा है कि यार एक बॉलर को 3 छक्के आ गए, कैप्टन साहब उनके पास जा ही नहीं रहे समझाने कि यार तू ये बॉल कर, तू ये कर। आप अपने लड़के को कॉन्फिडेंस दें, ठीक है। उमर खान मुझे नहीं समझ आती, उसने 6 छक्के खाए हैं, हालाँकि ही वाज़ अ वेरी गुड बॉलर। है। और उससे पूरे पहले जो टूर्नामेंट में उसने बैटिंग पूरे ही नहीं की। हाँ, और उससे उस दिन पहले भी जो एबीसी के प्रैक्टिस मैचेस हो रहे थे उसमें उमर खान को मैंने देखा है जाके उन प्रैक्टिस मैचेस में वो वेरी गुड बॉलिंग कर रहा था उनके अंदर। मैं वही कह रहा हूँ, वो वेरी गुड क्या नाम है, बैट्समैन भी बहुत अच्छा है वो, लेकिन उसको पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग ही नहीं कराई। आप देखें कि वो अपनी टीम से वो ओपन करता है, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात की, और मैंने बाकी रिमेनिंग मैचेस में भी देखा कि आपने उसे बिल्कुल चांस ही नहीं दिया। खैर, अब हम मेरे ख्याल से अगली तरफ चलते हैं, अभी तो पॉइंट्स टेबल की तरफ चलें। पैनोरामा की बात करेंगे थोड़ी सी। पैनोरामा, हाँ, पैनोरामा रह गया, पैनोरामा के बारे में क्या बात करेंगे? पैन पैनोरामा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो टीम बनी बहुत जल्दी में, उनकी ड्राफ्टिंग में कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं थी वर्किंग, कोई होमवर्क नहीं करके आए हुए थे, बट फिर भी उन्होंने इस तरीके की टीम बना ली कि वो टॉप 4 में compete कर सकते थे।
आपको क्या लगता है कहाँ पे वो लैग किए? वो 2 जगहों के ऊपर लैग किए। पहली चीज़ तो उनकी जो प्लैटिनम पिक थी, हुँ, इस्माइल बट, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने उनको खेलते हुए नहीं देखा। एक हाँ, प्लैटिनम पिक का मतलब होता है कि वो आपकी कोर है टीम की। आप हर टीम में देखें जो प्लैटिनम पिक है, हर बंदे ने कोशिश की है कि वो उस प्लेयर को पिक करे जो कि उसका मैच चेंज कर सके, जो मैच विनर हो उसका। इस्माइल बट आपको नज़र नहीं आया पूरे टूर्नामेंट में। और दूसरा ये कि उन्होंने अपने हाथ से मैचेस खुद दिए हैं। आप उनका आखिरी ओवर वाला देख लें जो 23 करना था मेरे मिसफ़ील्ड। ख्याल से, वो मिसफील्ड। फिर उसके बाद एक मैच में वो थ्रू आउट द मैच इजीली रन चेज कर रहे हैं, अवैस बट आउट होता है, तो वो वहाँ पर जो है बिल्कुल ही उनकी टीम बैठ जाती है। आपको नहीं लगता कि अगर अगर इस मुझे ये फ़ील हुआ कि अगर इस्माइल बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं खेले, तो उनको अपने आप को पिक नहीं करना चाहिए था। वो किसी और को अगर वहाँ से अगर देखें प्लाटिनियम से कोई और जैसे उसामा पाटा एक प्लेयर था, सलमान था, अगर वो उनको पिक करवा देते एज़ अ ओनर आप एज़ अ टीम को लेके चलते, अवैस भट्ट को आप फ्रंट पे करते, अवैस भट्ट को आप अपनी डिफ़ॉल्ट पिक करके कैप्टन भी आपने उसी को किया, तो आप पहले ही कर देते और आप खुद को ना पिक करवाते, तो मेरे ख़्याल से उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन बहुत सकता ज़्यादा था। टर्निंग पॉइंट हो जाता। और आप ये देखिए ना कि अगर उसके अंदर वो कोई, जिस तरह बाद में उन्होंने विंडो में अमार को पिक किया, वो इनिशियली अगर अमार को पिक कर लेते जो कि प्रॉपर एक वही मैंने कहा ऑलराउंडर था, है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इस वक्त वो सेमीज में होते। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो होमवर्क के साथ नहीं आए थे। उनको नहीं पता था कि किस तरीके से आगे चीज़ें चलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही वो है। भी उनको भी काफ़ी एक हेल्प किया एक बंदे ने। आई थिंक सो इट्स अ लेसन फॉर द नेक्स्ट सीजन। जो जो बिल्कुल टीम्स ऐसे ही आए है। हैं और सब ने अब ऑब्वियसली हर ओनर को फर्स्ट एक्सपीरियंस है सबका टीम पिक करने का, और सब जो हैं इस टाइम पे वो करेंगे। अब एक टीम ही रहेगी जिसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो एसटीसी डिस्ट्रॉयर्स और एसटीसी रह गए हैं। उनके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात बनती है, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बहुत अच्छा खेले हैं बिल्कुल दोनों ऐसे ही। टीम्स। बिल्कुल ऐसे ही। डिस्ट्रॉयर्स वाले मैच में अच्छा हाँ, मैं एक और बात ऐड करूँगा जो पिछली पॉडकास्ट में मेरी विजय से बात हुई थी कि राहत जूलर्स जो है वो 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जा रही थी, 3 बैटिंग ऑप्शंस के साथ जा रही थी। लेकिन आप ये देख लें डिस्ट्रॉयर्स वाले मैच में उनको ये चीज़ समझ लैग में किया लगी, उन्होंने, बिल्कुल। और विजय ने भी ये बात बोली थी कि ये अगले बड़े मैचेस में आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आपका अगर टॉप ऑर्डर देखें, अब आमिर भट्ट पे बैटिंग आ गई थी। अगर उस दिन मेरा ख़्याल से वो थोड़ा-सा ऑब्वियसली अज़ीम बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आमिर भट्ट ने उस दिन 3 ख़ासे से छक्के मारे हैं, और उसके बाद अगर उसका दूसरे एंड से थोड़ा-सा सपोर्ट मिलती तो मेबी वो स्कोर कहीं बिल्कुल ज़्यादा हो ऐसे ही जाता। है। लेकिन आप ये देखें कि वही बात हमारी पॉडकास्ट वाली बात वो सच साबित हुई कि यार आपको आप 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाना मुझे नहीं समझ आती। आपको प्रॉपर 4 बैटिंग ऑप्शंस के साथ जाना ये जो चाहिए। आपने अभी राहत ज्वेलर्स के बारे में बात की है ना कि उनके पास सिर्फ 3 बैट्समैन है, ये चीज़ आप एचटीसी के अंदर भी देखेंगे। एचटीसी के पास जो प्रॉपर 3 बैट्समैन हैं वो ऊपर से 3 ही हैं। उसके बाद चौथे नंबर मेरे ख्याल से मुसब बारी मेहरान करने आता है। आता है, मेहरान या मुसब बारी करने आते हैं। अभी तक वो पिछले वेलेंशिया वाले मैच में फँसे हैं, लेकिन वेलेंशिया में आपकी जो टर्निंग पॉइंट होता है वो बॉलिंग ही होती है। वहाँ पर 30 स्कोर करके भी आप बच जाते हैं। लेकिन जिस तरह अब अगले मैचेज़ हैं उसमें अगर इनके ऊपर से 2 आउट हो जाते हैं, जिसमें अंजिल बहुत अच्छा खेल रहा है, बिलाल बहुत अच्छा खेल रहा है, शेरी की उस तरीके से बारी नहीं आई, लेकिन जहाँ-जहाँ पर आई, जिस तरह सिटी प्लास्टिक वाले मैच में आई, तो उसने अपनी जगह जो है उसको उस आपको एरिया को सर्व किया। आपको ये लगता है कि हाँ, आप भी ये कहते हैं ना एसटीसी भी ये चीज़ आगे क्योंकि अब आप ये देखें कि एसटीसी और फ़ैल्कन का मैच जो उस दिन किसी टेक्निकल एरर्स की वज़ह से नहीं हो सका, अब वो उनका मैच सैटरडे को हो रहा है। और वो मैच इतना इम्पोर्टेंट है फॉर एसटीसी, अगर एसटीसी वो फॉर मैच जीत एचटीसी जाती है, एज़ वेल एज़ राहत ज्वेलर्स। यस बोथ उन दोनों के लिए। और फ़ैल्कन और डिस्ट्रॉयर्स तो ऑब्वियसली ये नहीं, अगर एसटीसी हार जाती तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयर्स जो है वो सेमीफ़ाइनल में चली जाती है और राहत जो है वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगी। लेकिन अगर एसटीसी जीत जाती है, तो फिर डिस्ट्रॉयर्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। डिस्ट्रॉयर्स भी इस टाइम पे दुआ कर रहा होगा एसटीसी के हारने की, क्योंकि अगर एसटीसी जीतता है फ़ैल्कन से, तो फ़ैल्कन और डिस्ट्रॉयर्स का मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि फ़ैल्कन का इतना रन रेट नीचे है, वो मुझे नहीं लगता इतने बड़े मार्जिन से वो एसटीसी को हरा सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर्स का या राहत जूलर्स का वो रन रेट को बीट कर सकें। तो अब तक की जो मुझे समझ आती है वो यही आती है कि अगर एसटीसी जीत जाता है तो एसटीसी तो डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि एचटीसी का जो लास्ट वो वेलेंशिया में मैच जीते हैं फुटसॉल के खिलाफ, वो वो रन बहुत रेट टर्निंग पॉइंट बहुत था, ऊपर, उनका बहुत मेरे ऊपर, ख्याल वो से 4 +4 पे पॉइंट चला गया था 4 वो। पॉइंट समथिंग उनका हाँ, रन रेट है। उसके बाद 4 पे चला गया था, फिर उनका जो सिटी प्लास्टिक के साथ मैच हुआ है, वो 3.7 पे उनको ड्रॉप कर दिया उन्होंने, थोड़ा-सा रन रेट को इफ़ेक्ट किया है। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो मैच जीत जाती है तो राहत जूलर्स सेमी खेलेगी, एसटीसी डायरेक्ट फाइनल खेलेगी, डिस्ट्रॉयर्स और फ़ैल्कन जिनका आपस में बहुत बड़ा टाकरा है, इसमें बिल्कुल उनको ऐसे ही है। देखने को मिला है। तो एक हमें बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट वीक 3rd वीक है उसके अंदर तो मैच ही जो है वो खूंखार मैचेस होंगे,
3 क्योंकि मैचेस हैं, क्वार्टर है, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल है, और एक लीग का मैच रहता और है। एक लीग का जो हमारा मैच है वो हमने 7 बजे करवा दिया वो। क्योंकि जो चारों टीम्स हैं वो इस वक्त कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कहे कि जी कुदरत के निज़ाम से आई हो। चारों टीम्स परफॉर्म करके, जिस तरह फैल्कन्स ने फाइट बैक किया, एचटीसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, डिस्ट्रॉयर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट, राहा जूलर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इन्होंने अपना जो जगह है वो मनवाई है अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे। और इनकी टीम में, चारों टीम्स में ऐसे ऐसे एक वाहिद प्लेयर मौजूद हैं जो एक ओवर में मैच चेंज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर आप एचटीसी का मुझे बताएं कौन सा ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर है कि वो अगर अकेला खड़ा रहे तो वो चेस कर लेगा। उनमें सिर्फ एक नहीं, दो हैं। बिलाल भी कर सकता है हम्म और अंजिल भी कर सकता है। और राहा ज्वेलर्स में राहा जूलर्स में अजीम स्ट्रगल कर रहा है तो उसके ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन वलीद भट्ट, उसने पहले भी मैचेस में आके सिंगल हैंडेडली मैच बना दिया है, जिसमें से एक मैच मेरे ख्याल से अजीम पहले आउट हो गया था, मुझे याद नहीं है वो कौन सा मैच है। वो नीचे से आगे वलीद भट्ट ने और जहांजेब ने चेस कर दिया था। फिर अगर आप बात करें अगेंस्ट एबीसी, अगेंस्ट एबीसी, और उसके बाद फिर जो एजे लाइंस के साथ जो मैच हुआ उसमें भी नीचे से आगे वलीद भट्ट ने स्कोर कर दिया। लेकिन तो आप ये एचटीसी की देखिए अगर जो सिटी प्लास्टिक वाला मैच था उसमें भी हैदर को पहले ओवर में उन्होंने उसकी विकेट निकाली, लेकिन उसके बिल्कुल बाद ऐसे ही, वलीद भट्ट तो आउट ऑफ सिलेबस ही मार रहा है बिल्कुल आजकल। ऐसे ही। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में अगर मैं कुछ अच्छे बैट्समैन की बात करूँ ना, टॉप जिनको मैं रेट करूँगा, वलीद भट्ट, जहांजेब, अवैस भट्ट, नो डाउट वो तो नंबर 1 पे था इस टाइम पे, हाई स्कोरिंग था, लेकिन ऑब्वियसली अब उसके मैचेस नहीं आगे बचे, वो तो सारे मैच एक खेल गए। नाम आप भूल रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स का उमैर। उमैर दानियाल। अच्छा, टोटली नहीं कर सकते। टोटली आउट ऑफ सिलेबस। थोड़ी मैं इस पे भी बात करना चाहूंगा डिस्ट्रॉयर्स की। एक इमर्जिंग का प्लेयर आता है, उसको किसी ने पहले नहीं देखा हुआ, और वो आके जब अपनी बारी करना शुरू करता है तो हर बंदा मैनेजमेंट की तरफ देखता है कि आपको इमर्जिंग का प्लेयर लगता है। मैनेजमेंट को इस तरीके से आप देखें ना ये बात कि जब एक प्लेयर को हम जानते नहीं है, उसका बैकग्राउंड का हमें नहीं फर्स्ट पता, सीजन है वैसे फर्स्ट भी। सीजन है, अब तो उसकी काफी next ऐसे season में प्लेयर्स वलीद हैं। भी अब मेरे हिसाब से वो प्लेटिनियम में होगा। प्लेटिनम He's- प्लेटिनियम में नहीं लेकिन तो एटलीस्ट डायमंड टू में बी तो होगा वेरी वो। ऑनेस्ट, उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत कमाल बैटिंग किया है, इतना प्यारा सीधा बैट उसके बंदे का, वो हार्ड बॉल खेलता है तो उसकी मैंने वजह भी से ये सुना है, और वो जो हार्ड बॉल का प्लेयर होता है उसको सामने पंच करना बहुत अच्छा आता ऐसे है, ही। और इंडोर में जिस बॉल पे आप बचते हैं वो वही है, सीने और वाला अगर बॉल। हम सिद्दीकी भाई, अब हम इसको अगर पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ लेके जाएं और मैं आप लोग से फाइनल की प्रिडिक्शन ले लूं, दो टीम्स, मुझे पता है एक टीम का आप लोग को बोलना थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार आपने सिर्फ एक टीम को अगर बोल देंगे तो कोई टीम नाराज ना हो जाए कि यार मुझे क्यों नहीं बोला। फाइनल क्या लगता है सिद्दीकी भाई आपको, फाइनल में कौन आ रहा है? दो टीम्स, यार योर प्रिडिक्शन। अगर हम दो टीम्स की बात करें तो मेरे जहन में तीन टीम्स आ रही हैं, नहीं नहीं, जिसमें दो से आपने जो वो, अच्छा मैं मज़े की बात बताऊँ, वो जो हमने वो प्रिडिक्ट 4 वाला डाला था कि आप 4 टीमें प्रिडिक्ट करें, शुक्र है हमारे भी बच गए हैं उसमें पैसे मैनेजमेंट के, आईसीसी के, कि उसमें एक 100% बंदे का नहीं फेल ठीक था, हूँ। क्योंकि 90% लोगों ने सिटी प्लास्टिक डाला हुआ था, 90 प्लस, और और कुछ फैल्कन्स तो किसी ने डाला ही नहीं था। फैल्कन। और अच्छा एक मज़े की बात सुने, असद भाई ने कमेंट किया वो भी कल रात को, जब उनको पता लग गया कि कौन कौन सी टीम जा रही है, आपका बल्कि कमेंट मैं वो हमने इसीलिए लिखा था सैटरडे मैं तक वो कमेंट्स देख रहा था 7 PM तक, लेकिन मैं वो कमेंट्स देख रहा था, अभी सिर्फ 2 या 3 मैचेस हुए हुए थे जब वो हमने पोस्ट किया था, तो उसके अंदर फुटसॉल रेंज का एक प्लेयर था, उसने अपनी टीम को नहीं डाला हुआ था। जो लेकिन लेकिन आप ये मैंने उससे देखें, बाद में पूछा लेकिन तो मैं वो आपको कहता है कि यार ऑब्वियस है मेरे लिए, मुझे पता है हम लेकिन आपको एक सेमीज में मजे नहीं की जा बात रहे। बताऊं, आप ये देखें कि जो लोगों की प्रिडिक्शन थी सबकी गलत हुई है। क्या क्रिकेट चीज ही मेरे ख्याल से इस चीज का नाम है। क्रिकेट चीज इस चीज का नाम है, और लीग क्रिकेट जो है, अच्छा आपने वैसे उस पर 5 टीमें आपने भी कमेंट की थी, लेकिन इस बार मैं आपको 3 नहीं करने दूंगा, 2 जो आपको लगता है बताएं। यार मेरे ख्याल से एचटीसी जा रही है ओके, और राहत ज्वेलर्स। विजय भाई। यार अब मेरे को आंसर सुन के थोड़ा सरप्राइज ना होइएगा, मैं वैसे मुझे जो लग रहा है ना, जो मेरी साइकी कहती है, जो मैं देख रहा हूँ चीज़ों में, मैं हर चीज़ को काउंट करूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लैग कर रही है और वो किस तरीके से अपने आप को बचाती आ रही है। लेकिन आपको पता है बड़े मैच में हर बंदा एक्सपोज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि जो बड़े मैच में जो दो टीमें फाइनल खेलेंगी ना, वो एचटीसी और फैल्कन खेलेंगी, और एचटीसी अगर फैल्कन का फाइनल होता है तो फैल्कन जीत सकती है। और मैं अगर बताऊं, 22 नहीं मेरे लिए बिलाल की जो ये प्रिडिक्शन है काफी शॉकिंग है। होंगे। अच्छा आपके लिए,
लेकिन बिलाल की मैं एक बात बताऊंगा कि यार वाकई डिस्ट्रॉयर्स जो है वो भी ऐसी टीम है कि वो किसी भी टाइम पे ना किसी को भी पलट दे सकती है। उसने फैल्कन्स का बोला, फैल्कन का उसने बोला हाँ, लेकिन वैसे ही उसने फाइनल में डिस्ट्रॉयर्स भी बोला, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी एचटीसी और फैल्कन्स बोला उसने, हाँ नहीं नहीं उसने बोला है डिस्ट्रॉयर्स और फैल्कन। अच्छा एचटीसी एसटीसी और और फैल्कन, फैल्कन। सॉरी, अच्छा मुझे लगा आपने डिस्ट्रॉयर बोला, लेकिन मुझे हैरानगी है उसका मैं बता देता हूँ ना, अच्छा आपने डिस्ट्रॉयर वैसे क्यों नहीं अभी बोला? एचटीसी का एक मैच रहता है, अगर वो जीतती है, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो जीत भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन फैल्कन फाइटर्स जो भी इस मैच में कंडीशन में ऊपर ही है। अब आपको पता है जैसे डे चेंज होता है, ठीक है, मोमेंटम चेंज होता है, तो वो चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं करती। एचटीसी के पास टाइम क्यों है ज़्यादा कवर अप करने का, उनके पास अभी 2 ओवर उन्होंने करने हैं, 5 ओवर की बैटिंग रहती है, तो वो अगर चेस कर गए आगे जाके तो वो डायरेक्ट फाइनल में। लेकिन आप ये देखें विजय भाई, मुझे ये लगता है कि उस दिन अभी देखें एसटीसी के 2 मेन बॉलर्स का ओवर हो गया हुआ है, अवैस बलोची का भी चल रहा है, मेहरान का आना है, उसके बाद उनके पास मुझे नहीं पता फिफ्थ ऑप्शन कौन सी है। उस उस बार उस मैच में नहीं था प्लेइंग में, आई गेस उस मैच में उपसर नहीं है। ये तो ऑन द डे जब अब सारी ये चीजें पता ऑन द लगेगा, वो पेपर लिस्ट में होंगी। भी देख लेंगे कौन है, मुझे नहीं लगता क्योंकि वो उसमें इमर्जिंग का कोई और है, चेक करते हैं। लेकिन वैसे अच्छा मुझे ये लगता है कि चलें, ये तो एक अलग बात है ना कि वो मैच जीत गई तो एसटीसी तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन मुझे ये लगता है अगर एसटीसी नहीं क्वालिफाई करती तो फिर मुझे लगता है कि इट्स गोना बी राहत जूलर्स, ऑब्वियसली वो तो फाइनल में ही क्वालिफाई कर जाएगी अगर एसटीसी जीते। और अगर मैं दूसरी टीम की कोई प्रिडिक्शन करूँ ना, अगर एसटीसी नहीं आती तो, अगर एसटीसी आती है तो एसटीसी और राह जूलर्स, अगर एसटीसी नहीं आती तो मुझे लगता है डिस्ट्रॉयर्स और राह जूलर्स का हो जाएगा। आपने हर टीम की बात की, आपने पैनोरामा की भी बात की, आपने एबीसी की भी बात की, हमने डिस्ट्रॉयर्स की बात नहीं की। जो चीज़ आपको एचटीसी में और राहा ज्वेलर्स में नज़र आ रही है, वही चीज़ डिस्ट्रॉयर्स में भी लैक करती है। एग्जैक्टली। उनके जितने भी मैचेस हैं वो तकरीबन 70 टू 80% ऊपर से हाफिज साद ने और उमैर ने लेकिन जितवाए यार हैं। आपको एक बात बताऊं, डिस्ट्रॉयर्स के पास अगर मुझे देखो ना, उनके पास बैटिंग बहुत लंबी है, उनके पास वन डाउन पे शामिर है, उसके बाद फिर उनके पास मुइज़डोगर है, फिर उनके पास राफे है जो अभी तक किसी मैच में, वो ऐसा प्लेयर है राफे यार। एक तो मैं उनकी ये तारीफ करूंगा बनती है उसकी और शामिर की कि यार वो बॉल ही नहीं जाने देते बाउंड्री से, वो बहुत तगड़े फील्डर हैं, यही चीज़ हमें आपकी 100% टीम एफर्ट में भी मारते लगती हैं थी, हैं। यही चीज़ हमें आपकी टीम में भी लगती थी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी मुझे लगता है उनके पास बैटिंग एंड तक है, लेकिन मुझे जहाँ पे लगता है ना कि शायद डिस्ट्रॉयर्स एक आधे बॉलर्स से मार खाएगी। डिस्ट्रॉयर्स, अब्दुल राफे वेरी गुड प्लेयर है, शामिर ने भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ी उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े टूर्नामेंट में, इतने बड़े स्टेज में वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए, अगर उनको उनकी कैटेगरी देखी जाए तो वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो अभी जूनियर ही हैं। अच्छा तो हाँ, तो वो अभी वाला प्रेशर हैंडल मैंने करना, एसटीसी का खोल लिया है, उन्होंने तो नुमान नासिर को खिलाया है। तो अब ये उनके लिए बड़ा एक देखे ना, आखिरी ओवर तक अगर कमर सरवाइव कर गया तो ऑब्वियसली आखिरी ओवर या तो अंजिल करेगा और मोस्ट प्रोबेबली अंजिल ही करेगा। तो अब देखें क्या बनता है। बाकी मेरे ख्याल से अब एंडिंग की तरफ जाते हैं, बहुत लंबी पॉडकास्ट होगी है, सब ने अपना अपना दे दिया है। विजय भाई ओवर टू यू। तो यही थी वीक 2 की गेम्स, जैसे खोकर ने स्टार्ट किया था कि ये यूं हुआ है तो ये वाकई यूं ही हुआ है। काफ़ी टीमों ने डिसअपॉइंट भी किया और काफ़ी टीमों ने हमें सरप्राइज भी किया। अब आगे देखेंगे कि वीक 3 में कौन सी टीम्स टॉप 4 में आएंगी, उनका आपको सोशल मीडिया पे, हमें पता है कौन है, टॉप 4 तो पता है हमें, बट सेमी और फाइनल कौन खेल हाँ, रहा है, वो नहीं पता कि अभी फाइनल में डायरेक्ट कौन है, सेमी में डायरेक्ट कौन हाँ, तो वो हम आपको सोशल मीडिया पे भी बताएंगे, वहाँ पे आप जाकर ज़रूर है। देखिएगा। वैसे मैं सबको कहूँगा कि उधर आके देखें, हाँ, सारे उधर पहुँचे। फाइनल के मेरे लिए भी ख्याल जो से आपको लास्ट, कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। जिस प्लेटफॉर्म पे और मतलब कि जिस लेवल का ये टूर्नामेंट हो रहा है, हमने पहला दिन भी देखा, दूसरा दिन भी देखा, तो अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, सबसे ज्यादा क्राउड था। अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं आपको हाउसफुल ही नजर आप आया। ये देखें पिछले सैटरडे में सबसे ज्यादा क्राउड था, बिल्कुल बहुत ऐसे सारे ही। लोग आए थे। खैर विजय भाई, फाइनल के लिए भी इसी तरीके से है। सैटरडे को 28 मेरे ख्याल से बन रही है, यस फाइनल होगा उस नहीं, 25 25 सैटरडे को फाइनल भी होगा, सेमीफाइनल भी होगा और एक टीम क्वार्टर भी खेलेगी। तमाम लोग वहाँ पे भी आके देख सकते हैं, लाइव भी स्ट्रीमिंग होगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉप 4 का भी आपको बता दिया जाएगा उसी डे पे ही या एक दिन पहले। आप जुड़े रहें हमारे साथ, नेक्स्ट पॉडकास्ट का इंतज़ार करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेरे साथ यही मेहमान होंगे, हम डिस्कस करेंगे और उसके आगे चल के हम विनिंग कैप्टन से भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पूरी समरी, पूरे जो टूर्नामेंट है उसको किस तरीके से समराइज कर। हम इंशाल्लाह उसको जो हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट होगी वो तो अब
विनर के आफ्टर साथ द टूर्नामेंट ही विनर्स के साथ ही विनर्स के होगी। साथ ही होगी, और हम कोशिश यही करेंगे कि हम विनर्स की टीम में से जितने लोगों को बुला सके हम बुलाएंगे, और उस पॉडकास्ट का उनको भी बुलाएं, और मेरा ख्याल है कि उनको बुलाने के साथ साथ ये जो एक इनिशियल स्टेप लिया गया मैनेजमेंट की तरफ से, ये जो लीग क्रिकेट और इस तरह ऑक्शन के थ्रू या ड्राफ्टिंग के थ्रू जो प्लेयर्स उठाए गए हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस था हम्म वो अपना आके शेयर करें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, मिलते हैं आपको एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ।